आज हम सारे आर्थिक क्वेश्चन करेंगे, जितना कुछ भी हमने पिछले क्लास में पढ़ा हुआ है उन सब से रिलेटेड, जैसे कूलाम के नियम पर आधारित है ना, क्वांटम के सिद्धांत पर है, निरूपण आवेशों के निरूपण के सिद्धांत पर आधारित कुछ क्वेश्चन हैं, आर्थिक क्वेश्चन हैं, उनको हम करेंगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन जो जनरली पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आते हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी पदार्थ को 1 कूलम आवेश देने के लिए, किसी पदार्थ को 1 कूलम आवेश एक कूलम आवेश या 1 कूलम आवेश, 1 कूलम आवेश से आवेशित करने के लिए, 1 कूलम आवेश से आवेशित करने के लिए ये पदार्थ से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए या कितने इलेक्ट्रॉन पदार्थ लेगा, पदार्थ के पास आए। ये मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन बताया हुआ है। जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी पदार्थ को 1 कूलम आवेशित करने के लिए, 1 कूलम आवेश से आवेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन भी बनता है। ऐसे क्वेश्चन कैसे बनता है कि किसी पदार्थ को 1 कूलम आवेशित करने के लिए उस पदार्थ से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए या कितने इलेक्ट्रॉन आ जाए, उस पदार्थ में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाए कि उस पदार्थ का आवेश कितना हो जाए, 1 कूलम हो जाए। ठीक है, तो इसमें हमको निकालना है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कि जितने इलेक्ट्रॉन, यदि कितने इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ में होंगे तो उस आवेश को हम क्या कहेंगे, 1 कूलम कहेंगे। तो ये कहाँ से निकालेंगे, तो आवेशों के क्वांटीकरण सिद्धांत से। तो यदि जब हम इसको हल करेंगे तो क्या होगा, देखिए हम जानते हैं कि आवेशों के क्वांटीकरण सिद्धांत से, है ना। तो ये क्वेश्चन मैंने अपने तरीके से लिखा हुआ है, आपको बुक में किस तरह से हो सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, किसी पदार्थ से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं हो सकता है ना। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आ सकता है कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, कितने इलेक्ट्रॉन आ जाए उस पदार्थ में कि उसका आवेश 1 कूलम हो जाए। तो वो दोनों के लिए, मतलब कोई भी इस तरह का, मतलब उस क्वेश्चन के पैटर्न अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो आवेशों के क्वांटीकरण सिद्धांत से तो उसका सॉल्यूशन यही होगा जो हम कर रहे हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, Q = N × E। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश मैंने आपको बताया हुआ है क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁹ ओके। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है ना। अब हम क्या कर रहे हैं कि उस पदार्थ का कितना, 1 कूलम, किसी 1 कूलम आवेश से आवेशित करने के लिए, मतलब किसी पदार्थ का 1 कूलम, मानकर चलते हैं कि पदार्थ का आवेश कितना है, 1 कूलम। ये जो Q है वो कितना है, 1 कूलम। ठीक, और N हमको निकालना है, ये प्लस माइनस होता है। देखो प्लस क्या होगा, जब धनावेशित होगा, मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। धनावेशित कब होगा, जब पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे। क्या, कहां से पता चल रहा है हमको, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में हमने पढ़ा हुआ है कि जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं तो पदार्थ क्या हो जाता है, किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं वो धनावेशित हो जाता है, और किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो वो ऋणावेशित हो जाता है। अर्थात ये उस चीज के लिए, ये जो प्लस माइनस यहाँ पर किया हुआ है उसको इसके लिए रखते हैं। ठीक है, तो अभी हमको उससे मतलब हमने यहाँ पर ले लिया 1 कूलम आवेश, 1 कूलम आवेश लेके, अच्छा इसको हमने रख दिया 1। n का मान नहीं पता है, वो ज्ञात करना है, लेकिन ये हमको पता है, तो 1.6 × 10⁻⁷
ये एक इलेक्ट्रॉन का होता है। तो हमको इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है, मतलब किसका मान निकालना है, n का मान निकालना है। तो देखिए n का मान कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे लिख देते हैं n इज इक्वल्स टू, देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये n ये नीचे आ जाएगा, तो 1 अपॉन 1.6 into 10 to the power -9, ओके। ये 10 to the power -9 ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10 to the power 90 प्लस, ठीक है, अपॉन 1.6, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसको हमने ऐसे 1000 मल्टीप्लाई बाय, हमने यहाँ पर रखा क्योंकि 3 जीरो मैंने यहाँ से निकाल लिए, तो यहाँ पर बचेगा कितना 16 अपॉन 1.6, और ये जो 1.6 है इसको जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो एक काम और करते हैं, इसको 16 बना लेते हैं, तो इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। सॉल्व कैसे करते हैं ये थोड़ा सा देख लीजिए ना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए ये n है, ठीक। अब इसको थोड़ा सा और आप इसको लिख लीजिएगा, इसके बाद जस्ट इसके बाद हम यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा n इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए 1000 10 का मल्टीप्लाई किया तो ये आपका कितना हो जाएगा 10,000, इसको थोड़ी देर के ऐसे ही लिखते हैं, अपॉन 16, क्योंकि ये 10 का मल्टीप्लाई होगा, इसमें 10 का मल्टीप्लाई यहाँ पे इनटू 10 to the power 16, ओके। अब यहाँ पर देखिए 16 छक्के 96, बचा कितना 4, और ये तो 16 दूनी 32, बचा कितना 8, 16 पंचे, देखिए 16 छक्के 96, यहाँ पे हो गया बचेगा 4, तो 16 दूनी 32 हो गया 4 पंचे 80, ये अपने पास क्या होगा 10 to the power 16, अर्थात यहाँ पर हमको इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई, तो 625 गुना 10 की घात 16, या इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं 6.25 into 10 to the power 18, इतने इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ में आ जाए या इतने इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ से चले जाए, तो उस पदार्थ का जो आवेश होगा वो कितना होगा 1 कूलम। क्लियर है, ठीक है। तो आप ये सोचिए कि किसी भी पदार्थ पर 1 कूलम के आवेश के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों का निकलना है, कितने इलेक्ट्रॉनों का आना आवश्यक है, तो 6.25 into 10 to the power 18, या हम इसको क्या बोल सकते हैं 625 गुना 10 की घात 16, इतने इलेक्ट्रॉन यदि किसी पदार्थ में आ जाते हैं तो उस पदार्थ का आवेश कितना हो जाएगा 1 कूलम, ठीक है। तो इसकी मात्रा काफी ज्यादा होती है और 1 कूलम आवेश काफी ज्यादा होता है, अर्थात हम क्या करते हैं इस आवेश की गणना जो है हम माइक्रो पिको इस लेवल में भी हम करते हैं। जैसे हम माइक्रो, यदि मान लो छोटे से आवेश की बात करनी है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, आप इसको नोट कर लीजिएगा कुछ वीडियो पॉज करके। तो हम यहाँ पर देखते हैं यदि हमारे पास आवेश कैसे, तो आवेश का छोटा विमान है वो कैसे लिखते, तो उसको भी थोड़ा सा आप यहाँ सीख लीजिए। क्या हो जाएगा, मान लीजिए हमारे पास एक माइक्रो कूलम, कितना है 1 माइक्रो कूलम, तो इसको हम क्या लिखेंगे 10 पे घात 6 कूलम -6 कूलम, ठीक है, 10 में घात -6 कूलम। 1 पिको कूलम होता है, 1 पिको कूलम होगा तो 10 की घात 12 कूलम, ठीक है। 1 नैनो कूलम हो सकता है, 1 नैनो कूलम 10 की घात 9 कूलम। तो आपको ये चेंज करते आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि माइक्रो, पिको, नैनो, है ना। यदि आपको क्या दे दिया कि आपको दे दिया अच्छा फर्मी, और छोटा फर्मी है ना, तो उस चीज से आपको ये, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीजें, ये इसलिए मैंने आपसे कहा है ताकि यदि ये चीजें आपको एग्जाम में या फिर क्वेश्चन में आ जाए तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब यदि बात, एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 1 माइक्रो कूलम, किसी पदार्थ पर 1 माइक्रो कूलम आवेश से, आवेश किसी पदार्थ पर कितना है 1 माइक्रो कूलम से, 1 माइक्रो कूलम से आवेशित कर देता है, आवेशित करने के लिए
ना, यहाँ पे लिख देता हूँ किसी पदार्थ को यदि ऐसा पूछ दिया, एक किसी पदार्थ को एक माइक्रो कूलम्ब से आवेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉन है ना निकाले जाए या हम क्या कह सकते हैं लाए उस पदार्थ पर लाए है ना, कि उसका आवेश क्या कितना हो जाए 1 माइक्रो कूलम्ब का मतलब क्या होगा, तो हम इसको कूलम्ब में चेंज करेंगे क्योंकि ऐसा ही जो मात्रा होता है, ऐसा ही यूनिट जो होता है। बंद कर, पॉज कर ले, स्टार्ट। तो हमने क्या कहा, किसी पदार्थ को 1 माइक्रो कूलम्ब आवेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए किसी पदार्थ से, तो उस चीज को हम देखते हैं। तो उस चीज को देखने के लिए हम यहाँ पर वेट करते हैं क्योंकि हमको पता है कि 1 माइक्रो कूलम्ब का ऐसा ही यूनिट में क्या है उसका मतलब आवेश का कूलम्ब, तो हम उसको पहले ऐसे यूनिट में चेंज करेंगे। तो 1 माइक्रो कूलम्ब बराबर क्या हो जाएगा 10⁻⁻⁶ कूलम्ब। ठीक है, तो इतना हमको आवेशित करना है किसी पदार्थ को। तो देखिए हमको ये मालूम है आवेशों के क्वांटीकरण सिद्धांत से, फिर हम वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे Q = N × E। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो 1.6। तो हमको पता है यहाँ पे, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 10⁻⁻⁶ कितने कूलम्ब हमको आवेश, कूलम्ब का मान दिया हुआ है, ये हमको Q दिया हुआ है। ठीक है, E हमारे पास पता है E कितना होता है, तो हमने बोला यहाँ पर 1.6 × 10⁻⁻⁹ ये दो वैल्यूज हमको दी थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमको इस क्वांटीकरण सिद्धांत से, इस क्वांटीकरण सिद्धांत से हमने डायरेक्ट यहाँ कूलम्ब का वैल्यू रख दिया, n की वैल्यू रख दी, n हमको निकालना है, E की वैल्यू हम रख देते हैं, कितनी रख देते हैं, तो E की वैल्यू हो जाएगी 1.6 × 10⁻⁹ ओके। अब यहाँ पर n की वैल्यू हम निकालें, तो n की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, देखिए तो n = यहाँ पर इसको इधर नीचे डाल देते हैं 10⁻⁶/1.6 × 10⁻⁹। अब यदि इसको हम ऊपर लेकर जाएं तो क्या हो जाएगा, देखिए 10⁻⁶ × 10⁻19 अपॉन कितना हो जाएगा 1.6। ठीक, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये इसमें से 6 अंतर नहीं लिखा, तो 10⁻⁻ कितना बचेगा 30 अपॉन 1.6। यदि मैं इसको और थोड़ा सा इससे क्या करूँ, इसको इस तरह से, क्योंकि मैं इस तरह डिवाइड कर सकता हूँ, इसको मैंने क्या किया, इसमें से 3 जीरो अलग कर दिए, तो 10⁻10 हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा 1.6। फिर से हम यहाँ पर इसको डिवाइड करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इसको अपन फिर से वही काम करते हैं, पॉइंट है तो इसको 16 डिवाइड करते हैं, 16 6, ठीक, फिर 2 और ये क्या हो जाएगा 5, है ना। तो ये अपने पास हुआ ये पॉइंट, इसको यदि मैं ऐसे कर दूं तो यहाँ पर एक 0 आ जाएगा, ये 16 हो जाएगा, इतना हो जाएगा, मतलब आपके पास कितना आ गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 6 × 5 × 10⁻10। इतने इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ में आ जाए या किसी पदार्थ से चले जाए तो उसका आवेश कितना हो जाएगा 1 माइक्रो कूलम्ब। ठीक है, तो इस तरह से हमको दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और उसको हमने यहाँ पे सॉल्व किया, उसको सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको यहाँ पर बताया। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको सॉल्व करेंगे। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉज कर लीजिए। देखिए हमारे पास दो और नए क्वेश्चंस हैं। एक चालक पर इतना आवेश कितना 14.4 14.4 × 10⁻⁻19 कूलम्ब धन आवेश। ठीक है, कितना कितना धन आवेश, इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी। तो सबसे पहली बात एक चीज तो क्लियर होगी, हमें यदि हम हल करें इसको तो एक चीज हमको मिली, उत्तर का क्या मिल गया अपन को कि धन आवेश बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं, धन आवेश। तो
किसी पदार्थ पर धन आवेश का होना, इसका मतलब ये क्या है, किसी पदार्थ पर धनावेश का होना मतलब पदार्थ या चालक, किसी चालक पर धनावेश, कोई चालक धनावेशित हो रहा है, इसका मतलब यही है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, कमी हो रही है। इसका मतलब ये कहाँ से हम लोगों ने पता किया, तो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत जो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा है, उस सिद्धांत से हमको क्या मालूम है कि इसको धनावेश बोला, इस चालक को उसने क्या कहा, धनावेश कहा, तो मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, सीधी सी बात, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। पहला हमको आंसर मिल गया, कमी, ठीक है, ये पहला आंसर हमको मिल गया। अब दूसरा आंसर हम कहां से निकालेंगे, तो दूसरे के लिए हम क्या निकालेंगे, तो आवेशों के क्वांटीकरण सिद्धांत से, आवेशों के क्वांटीकरण सिद्धांत, तो आवेशों के क्वांटीकरण सिद्धांत से हमको क्या मालूम है, तो Q इज इक्वल्स टू n इंटू E, ठीक है। अब आवेश कितना है, तो चालक पर आवेश कितना है, इतना, ठीक है। तो आप रख दीजिए इस सिद्धांत से हमने इस वैसे, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए जिसको हम लिख सकते हैं 1.14.4 into 10 to the power minus 90 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, तो n हमको निकालना है, n नहीं पता, ठीक है। E का मान हमको एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश पता है, वही 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, तो एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश है उसको मैंने लिख दिया यहाँ पे 1.6 into 10 to the power minus 19, ओके। अब ये n की वैल्यू हमको निकालनी है, तो हम इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर दिस इंप्लाइज n is equals to कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका, देखिए ये n है, इसको हम इसके नीचे ला लेते हैं, तो 14.4 into 10 to the power minus 9 अपॉन 1.6 into 10 to the power minus 90, माइनस इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इसको जब डिवाइड करेंगे आप तो कितने बार जाएगा, 9 टाइम्स जाएगा, अर्थात n की वैल्यू कितनी मिली अपन को, 9, अर्थात क्या बोलेंगे अपन कि 9 इलेक्ट्रॉन, क्या करेंगे, यदि 9 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे इसमें से, अच्छा 9 इलेक्ट्रॉन की चालक में से क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, तो आंसर में आप क्या लिख सकते हैं कि चालक में इतने आवेश, इतने कूलम धन आवेश है, इसका मतलब ये है कि उस चालक में 9 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर बोला है कि ये हमको बोला है 7 क्या बताता है, तो 7 बताता है हमको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है, और जो प्रोटॉन है मतलब जो नाभिक पर धनायन है उसकी संख्या, उन धनावेशों की संख्या कितनी है, 7, ठीक है। और दोनों का परमाणु भार कितना बता रहा है, तो ये परमाणु भार बताता है, ये परमाणु क्रमांक बताता है, पर नाभिक पर, इस पर बोले नाभिक पर, तो नाभिक पर क्या होते हैं, धनावेश होते हैं, नाभिक पर एक धनावेश होते हैं, तो कितने होंगे वो हमको ये संख्या बताता है, कितने हैं, 7, तो हम फिर से वही क्वांटीकरण सिद्धांत से आएंगे, Q क्वांटिटी, ठीक है, n कितने हैं, 7, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो हम बोलेंगे 1.6, या आवेश कितना होता है एक पर, तो 1.6 into 10 to the power, बस कुछ नहीं करना है, गुणा कर दीजिए, 7 छक्के 42 की 2 हाथ का मिलेगा 4 7 कर 11, मतलब 11.2 into 10 to the power minus, तो इतने कूलम या इतने कूलम आवेश होगा, कितने कूलम आवेश होगा नाभिक पर, इतने कूलम आवेश, यहाँ पे लिख सकते हैं कूलम, ये इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। चलिए, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तांबे के दो आवेशित विद्युत रोधी गोले A और B के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है, 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। यदि प्रत्येक पर आवेश की मात्रा 6.5 into 10 to the power minus 7 कूलम हो, तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि यदि प्रत्येक पर आवेश की मात्रा कितनी है तो उन पर कौन सा बल लगेगा, सीधी सी बात है,
दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है तो कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण। लेकिन क्वेश्चन में हमको यहाँ पर दे दिया है कि प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा 2 गुनी कर दी जाती है किंतु उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाती है। मतलब ये देखिए यहाँ पर ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो आवेश हैं, इसको हम यहाँ पे हल कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दो हमारे पास आवेशित गोले हैं, एक ए, ठीक है, और एक डी। एक तांबे के दो आवेशित विरोधी गोले जो अपने पास, और इनके केंद्र से जो दूरी है इन दोनों की जो दूरी है, केंद्र से जो दूरी है वो कितनी है, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि हम जब भी ऐसा ही कैलकुलेशन किसमें करेंगे, हम जितने भी न्यूमेरिकल फिजिक्स में जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे उसमें हम कैलकुलेशन हमेशा ऐसा ही यूनिट में करेंगे। तो 50 सेंटीमीटर है तो 50 सेंटीमीटर को किस में चेंज करते हैं, मीटर में चेंज करते हैं, तो क्या हो जाएगा 50, देखो 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर, तो हम बोलेंगे 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर है तो बराबर 1 मीटर हुआ, तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, तो बराबर हमारे पास 1/100 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर, तो 50 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 50/100 मीटर। ये चेंज हो गया, ठीक है। अच्छा, दोनों आवेशों की मध्य दूरी हमारे पास निकल गई, प्रत्येक का आवेश कितना है, तो 6.5 × 10⁻⁷ कूलम। इस पर भी इतने ही आवेश है, इस पर भी इतना आवेश है, दोनों पर इतने ही आवेश है। तो इस पर हमको मालूम है कि जब दो आवेश हैं ना, और इसको हम बोल सकते हैं कि इसका आवेश q है और इसका आवेश q का मान कितना है, तो 6.5 × 10⁻⁷। तो हम मान कर चलते हैं कि इस पर आवेश q है, q बराबर इतना दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा, तो इसको हम जनरली हमको मालूम क्या है, कूलॉम नियम से, किसके नियम से, कूलॉम के नियम से। कूलॉम के नियम से हमको क्या मालूम है, F = ठीक 9 × 10⁻⁹। ये किसका मान है, कूलॉम स्थिरांक का। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कोई मीडियम हमको नहीं दिया है ना, कोई मीडियम हमको नहीं दिया है कि उस माध्यम में वो रखा हुआ है, इसीलिए हम उसको क्या मानकर चलेंगे, फ्री स्पेस में रखा हुआ मानकर चलेंगे। तो उसके लिए हमारे पास वैल्यू जो है उसका मान जो है कूलॉम स्थिरांक का वो कितना होता है, 9 × 10⁻⁹ उसको हमने रख दिया। अब हमारे पास क्या है, तो हमारे पास q, ये जो q है ये q, तो ये क्या हो जाएगा, q²। मैंने अभी q मान कर चला है, q का वैल्यू कितना है, तो q का मान हमको क्वेश्चन में दिया हुआ 6.5 × 10⁻⁷। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी q है, ये भी q है, यहाँ प्रत्येक पर आवेश की मात्रा 6 पॉइंट, मतलब दोनों आवेश, दोनों जो अपने पास a और b दोनों विरोधी गोले हैं तांबे के, उन दोनों पर आवेश कितना है, 6.5 यानी 6.5 × 10⁻⁷। तो उसको मैंने ऐसे q² रख दिया, और ये जो r है, इन दोनों के बीच जो r है वो r कितना रखूंगा, क्योंकि मीटर में है तो 50/100, और इसको अपन ने क्या रख दिया, मीटर, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो फॉर्मूला है कूलॉम का फॉर्मूला है, इसको मैं थोड़ा सा रफली आपको लिख के बता दे रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो, q1 q2/r²। अब चूंकि ये दोनों बराबर है इसलिए मैंने q × q का स्क्वायर हो जाएगा और ये r², तो मैंने वैल्यूज रख दिए डायरेक्ट, यहाँ पर मैंने क्या किया, वैल्यूज को पुट कर दिया है। तो यहाँ पर इसको अपन और इसको रख देते हैं, देखिए तो 9 × 10⁻⁹ 6.5 × 10⁻⁷ multiplied by 6.5 × 10⁻⁷। ये हमारे पास हो जाएगा अपॉन, ये हो जाएगा आपका 50 है ना, मल्टीप्लाई बाय 50, इसको अपन स्क्वायर रखना है, 100 अपने पास, तो ये कहाँ चला जाएगा, ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 50 2 टाइम्स
ठीक है, ये 50, ये भी 2 टाइम्स, ठीक है। और अपने पास कितना हो गया, तो 2 2 4, मतलब 2 दूनी 4 और ये ऋण 7 तो अपना ये क्या हो जाएगा, ऋण 14 ऋण 7 हो गया अपना 10 की घात ऋण 14, तो ये हो गया आपका 10 की घात ऋण 14, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और ये 10 की घात कितना हो जाएगा, 9। अब ये बचा क्या अपने पास, तो 9 गुना 6.5 गुना 6.5 गुना, ये अपने पास क्या बच गया, 4, ठीक। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको मैं थोड़ा ऊपर कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन तो आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। क्वेश्चन ये है कि देखिए हम लोग क्वेश्चन 9 की और ई धन ई, ये दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 8 मीटर की दूरी पर है। एक तीसरा बिंदु आवेश के विपरीत में दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहां रखा जाए कि वह संतुलित रह सके, है ना। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमको हल करना है। इस क्वेश्चन को हल करना है, देखिए हमें एक तीसरा आवेश दिया गया है, उसको हम यहाँ पर कहाँ रखें, और दूसरी बात ये कि वो तीसरा आवेश कौन सा होगा, ठीक है। देखिए ये दोनों धन आवेश हैं, ठीक, ये दोनों धन आवेश हैं, तो वो जो तीसरा आवेश होगा वो किस प्रकृति का होगा, किस तरह का होगा, ये भी हमको पता करना है। यदि हम देखिए इसमें यदि हम धन आवेश को ही रखते हैं यहाँ पर, है ना, तो धन आवेश को रखेंगे तो ये धन आवेश क्या करेगा, उस धन आवेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, ये भी उसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, ठीक। इसका मतलब ये है कि वो, और यहाँ पर जो धन आवेश होगा वो इसको प्रतिकर्षित करेगा, वो इसको प्रतिकर्षित, संतुलित अवस्था में रहना पॉसिबल नहीं, ठीक है। यदि हम इस जगह पर इस तरफ सोचते हैं कि यदि हम यहाँ पर धन आवेश को रखते हैं, तो ये धन आवेश रखेंगे तो ये देखो ये जो धन आवेश होगा ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, ये भी इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो भी स्थिर नहीं होगा, ठीक है। यदि हम इधर रखते हैं तो भी वही हाल रहेगा, मतलब वो दोनों के दोनों इस डायरेक्शन में रहेंगे। यहाँ पर यदि हम रखते हैं धन आवेश को रखते हैं, यहाँ पर धन आवेश की स्थितियां अलग-अलग हो सकती हैं, स्थितियां अलग-अलग हो सकती हैं, मतलब यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं, है ना। तो अब हम धन आवेश को किसकी बात कर रहे हैं, किसको लेकर चल रहे हैं, धन आवेश को लेकर चल रहे हैं। धन आवेश को मैं यहाँ रखता हूँ, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा इस डायरेक्शन में, ये भी इसको प्रतिकर्षित करेगा इस डायरेक्शन में, उस धन आवेश को, तो दोनों प्रतिकर्षित करेंगे, दोनों एक दिशा में रहेंगे, तो वो संतुलित अवस्था में नहीं रह सकता। यदि उसी धन आवेश को मैं यहाँ पे रखता हूँ तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा और ये भी इसको प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है। तो दोनों ये यहाँ पर ये अपन धन आवेश को रखते हैं तो ये इस दिशा में, और यहाँ एक पॉसिबिलिटी बनती है कि यदि ये कम बल से करे, है ना, और ये अधिक बल से कर रहा है, मतलब इसकी प्रतिकर्षण बल ये इधर लगाएगा और ये इधर लगाएगा, और ये दोनों बल जैसे जो बराबर एक स्थिति ये बन सकती है, ठीक है। दूसरी बात हम यहाँ पर एक और लेते हैं कि यहाँ पर मैं उसको करके देखते हैं। यदि मैं इस आवेश को यहाँ रखता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये इस पर प्रतिकर्षित पर लगाएगा, ये इस पर प्रतिकर्षण, तो भी स्थिर नहीं रह पाएगा। अब यदि हम बात करते हैं Q माइनस Q आवेश की, तो माइनस Q आवेश की यहाँ पे बात करता हूँ, तो माइनस Q में देखिए यहाँ पर यदि माइनस Q रखता हूँ यहाँ पर, तो ये इसको आकर्षित करेगा और ये भी इसको आकर्षित करेगा, दोनों इसको आकर्षित करेंगे, ये चला जाएगा, तो ये संतुलित अवस्था में नहीं रह सकता। यदि मैं इसको यहाँ रखता हूँ माइनस Q को, है ना, तो भी आप देखिए यहाँ पर कि ये वाला इसको, ये आवेश जो है इसको आकर्षित करेगा, ये वाला भी इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो ये इधर आ जाएगा, तो ये संतुलित अवस्था में नहीं रहता। अब यदि माइनस Q को मैं यहाँ कहीं
कहाँ रखूँ, इधर माइनस क्यू कहीं रखता हूँ, कहाँ रख देता हूँ, यहाँ पर रख देता हूँ। तो ये देखो, ये इसमें अध्यारोपण का सिद्धांत भी कार्य कर रहा है। अध्यारोपण का सिद्धांत कैसे, देखिए मैंने यहाँ पर माइनस क्यू रखा, इस माइनस क्यू पर ये इस पर बल लगाएगा, किस दिशा में, इस दिशा पर बल लगाएगा, और ये जो प्लस है ये इस दिशा पे बल लगाएगा, और यदि दोनों बल, मैंने क्या कर दिया, यदि ये दोनों बल, कौन से, ये वाला और ये वाला, दोनों बल ये किधर लगा रहा है, किस पर, इस क्यू पर, इस क्यू को अपन ने ऐसे लिया है ना, तो प्लस 9e ये आवेश है, इस माइनस पर रिप्रेजेंट, ये जो प्लस है इस आवेश पर, इस आकर्षण पर लगाएगा, ये प्लस और ये माइनस है, किधर लगाएगा, इस दिशा में, किस दिशा में लगाएगा, इस दिशा में, इसको मैंने बोल दिया F, ठीक है। और ये प्लस इस पर बल लगाएगा, किस दिशा में, ये इसको अपनी ओर खींचना चाहेगा, ये वाला जो आवेश है इसको अपनी ओर खींचना चाहेगा, इसको अपन ले लेते हैं F2। और यदि F1 और F2 यदि दोनों, यदि ये संतुलन की अवस्था में कब रहेगा, जब ये दोनों बल वैसे होंगे बराबर, या हम ये कह सकते हैं कि इस आवेश के कारण इस पर लगने वाला बल, इस आवेश के कारण इस पर लगने वाले बल का मान कैसा हो जाए, शून्य हो जाए। तो ये कैसा हो जाएगा, संतुलित अवस्था में हो जाएगा, क्योंकि एक बार बल इधर लग रहा है और एक बार बल इधर लग रहा है, ठीक है। तो हम उसकी स्थिति को निकालनी है हमको कि वो कितने न्यूटन, तो हम ये मान लेते हैं, मान कर चलते हैं कि ये टोटल दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी अपने पास 8 मीटर है ना। इस आवेश को हमने यहाँ से कितनी दूरी पर रखा, x दूरी पर रखा, कितनी दूरी पर रखा, x दूरी पर, और ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, तो देखिए पूरी दूरी कितनी है, 8 मीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हमने कितना मान लिया, x, तो बची दूरी कितनी हो जाएगी, 8 ऋण x, ये ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं क्या, F1 क्या है, तो 9e के द्वारा इस माइनस क्यू पर लगने वाला बल, तो कितना हो जाएगा, तो 9 × 10⁹ ये क्या हो जाएगा, 9e गुना अपॉन x स्क्वायर, दूरी कितनी है, x, ठीक है। इसी तरह से हम क्या निकाल लेते हैं, F2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 9 गुना 10⁹ अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये e किस पे लगा है, e पर कितना लगाएगा, हमने बोला गुना q अपॉन 8 माइनस x का स्क्वायर, ये हमारे पास F1 और F2। तो संतुलन की स्थिति के लिए हमने क्या लिखा है, तो देखो संतुलन की स्थिति के लिए क्या हो जाएगा, F1 बराबर F2, या हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों बलों का योग कितना होगा, तो 0 होगा, ये भी हो जाएगा। तो मर्जी आपकी, जैसा आपको करना है, ठीक है। तो अब इन दोनों को साथ में लेकर चलते हैं, यदि मान लो यहाँ पर इसको साथ में लेकर चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 गुना 10⁹9 9e into q अपॉन कितना, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखिए क्या हो जाएगा, 9 गुना 10⁹9 है ना, e q अपॉन 8 माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इससे ये कैंसिल हो जाएगा, e से ये e कैंसिल, q से ये q कैंसिल, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारे पास 8 माइनस x का होल स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, ये हो जाएगा आपका, इसको मैंने इधर लाया, इसको इधर लाया, और ये जो 9 है इसको इधर ले जाता हूँ, तो 1/9 को क्या लिख सकता हूँ, 3 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ। ये जो 9 है इसको यहाँ नीचे पर ले, तो इसको 1/3, क्योंकि देखिए यहाँ पर 1 आ जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको इधर लाया है, इसको इधर ले गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये स्क्वायर दोनों से हटा दें तो हमारे पास बचेगा 8 × x dx = 1/3। इसको आगे और सॉल्व करते हैं, तो इसका गुणा इधर कर देते हैं, इसका गुणा इधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 24 - 3x = x। इसको मैं इधर ला दूं तो हमारे पास पहले हमको क्या मिल जाएगा, देखिए इसको मैंने इधर लाया तो हो जाएगा आपके पास 4x = 24, तो x क्या हो जाएगा, 4 × 6 = 24, अर्थात x की वैल्यू कितनी है, 6 मीटर। मतलब यदि हम क्या करें, 9e से इस आवेश से 6 मीटर की दूरी पर
इसको रखेंगे, यदि कोई प्लस क्यू आवेश या सॉरी माइनस क्यू आवेश को रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये संतुलन की स्थिति में आ जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या निकालना है, दूरी। अच्छा, ये पूछता भी है कि 9 ई से दूरी कितनी होगी, तो हम बोलेंगे 6 मीटर। ई से दूरी कितनी होगी, तो हम बोलेंगे 2 मीटर। ठीक है, ई से दूरी मतलब अलग अलग पूछा भी जा सकता है एक पर्टिकुलर आवेश को लेकर के कि 9 ई से दूरी कितनी होगी, तो हमने बोला 6 मीटर, और ई से दूरी कितनी होगी, तो 2 मीटर। तो ये ऐसे क्वेश्चन में आ सकता है ना कि ई से दूरी कितनी है, 9 ई से दूरी कितनी होगी, तो आपको इस तरह से बताना है। दूसरी बात ये कि अच्छा, एक कुछ इसको अपन ये कंडीशन भी अपन देख सकते थे, कौन सा, कि यदि यहाँ पर मैं प्लस रखता, ठीक है, प्लस रखूंगा तो भी अपन ये देखेंगे कि यहाँ पर वही स्थिति बन रही है। यदि मैं प्लस भी रखता हूँ तो ये वाला जो आवेश है वो इसको प्रतिकर्षित करेगा, है ना, और ये वाला आवेश इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो एक बल इधर लगेगा और एक बल इधर लगेगा, प्रतिकर्षण बल। लेकिन यहाँ पर एक चीज है, यहाँ संतुलन की स्थिति में नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि ये आवेश यदि ये आवेश इसको प्रतिकर्षित करेगा तो इधर चला जाएगा, एक चीज है ना, और ये वाला इसको प्रतिकर्षित ये इसको प्रतिकर्षित कर देगा तो ये इधर चला जाएगा, तो वो स्थिति नहीं आ सकती। इसलिए यहाँ पे प्लस होना संभव नहीं, ये क्या हो जाएगा, माइनस ही रहेगा। तो एक थंब रूल हमेशा याद रखिएगा कि यदि मान लो हमको क्या दिया है, यदि हमको ऐसा दिया है क्वेश्चन में, हमको क्या दे दिया है, एक थोड़ा सा इसको आप नोट कर लीजिएगा। नोट करने के पश्चात इसको सब नोट कर लीजिएगा, इसको बनाएंगे कैसे तो समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि यदि और इस तरह के क्वेश्चन कुछ और ऐसे आ जाए, यदि मान लीजिए हमारे पास माइनस क्यू दो आवेश दिया है और दोनों कैसे हैं, माइनस है, तो इसके बीच में ऐसा कौन सा आवेश, या यहाँ पर ऐसा हमको तीसरा आवेश लेना है जो कि इस पूरे आवेश को क्या संतुलन की स्थिति में रखे। तो हम तीसरा आवेश कौन सा लेंगे, एक तो बीच में लेंगे और कौन सा लेंगे, प्लस। ठीक है, तो जो आवेश है उनके विपरीत, मतलब यदि समान आवेश है, यदि समान ऋणात्मक आवेश है तो हमको क्या लेना है, धन, और समान धन आवेश है तो हमको क्या लेना है, ऋण आवेश लेना है। ये एक थंब रूल हो गया। दूसरी बात ये कि यदि हमारे पास एक प्लस है और एक माइनस है, ठीक है, और आपसे कहा जाए कि दो बिंदु हैं, एक प्लस और एक माइनस है, तो इन दो बिंदुओं पे मतलब ये हमारे पास दो आवेश हैं, तो एक तीसरा आवेश हम किस जगह पर रखें, किस स्थिति में रखें, तीसरा आवेश हम किस स्थिति में रखें कि ये जो हमारे पास आवेश होंगे वो कैसे होंगे, संतुलन की स्थिति में होंगे। तो यदि हम इधर की बात करते हैं, इस दिशा में हम क्या रखेंगे, देखिए ये माइनस है तो हम इस दिशा में क्या रखेंगे, माइनस, ये माइनस और ये माइनस के बीच क्या होगा, प्लस होगा। यदि इस दिशा में हमें रखने की बात आती है तो इस दिशा में हम रखेंगे, और याद रखिएगा जब प्लस और माइनस रहेगा तो हमेशा हम या तो इस दिशा में रखेंगे आवेश को, या तो हम इस दिशा में रखेंगे। एक थंब रूल है, थंब रूल मतलब एक नियम है, इसके तहत हम क्या कर सकते हैं कि हमको यदि हम माइनस आवेश रखना है तो माइनस आवेश रखेंगे तो हम इधर रखेंगे, प्लस आवेश रखेंगे तो हम इधर रखेंगे, इधर रखेंगे। इस चीज को ध्यान रखिए, ठीक है, क्योंकि देखिए ये प्लस बीच में क्या होगा, माइनस, ठीक है। यहाँ पर यदि अपन इन दोनों के बीच को यदि माइनस आवेश को रखना है तो हम किस दिशा में रखेंगे, इस दिशा में रखेंगे। इज इट क्लियर, ठीक। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चंस आते हैं तो आपको इस तरह से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा एक नया क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक, कि एक समबाहु त्रिभुज है, देखिए L लंबाई सभी की बराबर, ठीक है, समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, इसके कोण पर ये हमारे पास आवेश दिए हुए हैं प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है। तो प्रत्येक आवेश पर बल की गणना, तो इसमें गणना करें तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है और इनके शीर्ष पर आवेश रखे हुए हैं, एक प्लस क्यू रखा हुआ है, यहाँ प्लस क्यू रखा है, यहाँ माइनस क्यू रखा हुआ है, ठीक है। तो प्रत्येक आवेश पर, तो यहाँ पर हम कौन सा सिद्धांत का प्रयोग करेंगे, तो हम आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत हम यहाँ पर प्रयोग में लाएंगे कि एक आवेशों का अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहलाता है कि किसी भी आवेश पर जो लगने वाले उसके समीप उपस्थित आवेशों के कारण, किसी एक आवेश पर उसके समीप उपस्थित आवेशों के कारण जितने बल लगते हैं उन सभी बलों का बीजगणितीय
वो उस पर लगने वाला कुल बल होता है। किस पर? उस आवेश पर लगने वाला कुल बल होता है। अर्थात इस आवेश पर किसके कारण? हम बोलेंगे इस प्लस q के कारण। इस आवेश पर किसके कारण? तो हम बोलेंगे इस माइनस q के कारण। तो इस प्लस q के कारण इस पर जो बल लगेगा, तो अब यहाँ करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए इस प्लस q आवेश के कारण इस पर जो बल लगेगा वो कितना लगेगा? तो मैंने बोला यहाँ पर ऐसे लगेगा। ठीक है, किस दिशा में लगेगा? क्योंकि ये प्लस है, ये भी प्लस है, इसको प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, इस दिशा में लगेगा, तो मैंने इसको मान लिया F पर। ठीक, इसी तरह से देखिए यहाँ पर ये माइनस q है, ये इस प्लस आवेश पर बल लगाएगा, तो ऑब्वियसली ये माइनस है, तो ये इसको क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो ये किस दिशा में लगेगा? ये इस दिशा में लगेगा, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात है संभव त्रिभुज है, तो इसका एंगल कितना होगा? 60। ये भी कितना होगा? 60। ये भी कितना होगा? 60, है ना। और ये जो बाह्य एंगल है वो कितना हो जाएगा? देखो हमको मालूम है बाह्य कोण, किसी भी त्रिभुज का बाह्यतम कोण जो होता है वो कितना होता है? अंतःद्वय दोनों कोणों के योग के बराबर, मतलब 180। तो यहाँ पर देखिए इसको मैंने F2 मान लिया, तो इसका जो परिणामी बल होगा वो कैसे होगा? तो या तो आप दो तरीके से इसको लिखा सकते हैं। दो तरीके से मतलब इसमें हम समांतर चतुर्भुज जो 11th क्लास में, 11वीं क्लास में हमने पढ़ा हुआ है समांतर चतुर्भुज का नियम। समांतर चतुर्भुज का नियम क्या कहलाता है? तो यहाँ पर देखिए ये इसको मैं इसी के बराबर F2 के बराबर ही मैंने इसको ऐसे बना दिया यहाँ पर, और ये जो है इसको मैंने ऐसे दिया, ये F1 के बराबर। तो ये जो हमारे पास परिणामी होगा वो किसके द्वारा लिखा जाता है? इसके विकर्ण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। परिणामी बल किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? विकर्ण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो मर्जी आपकी है, आप या तो ऐसे बनाएं, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज का नियम क्या कहलाता है? तो जो परिणामी बल होगा, परिणामी बल है ना। तो पहले F1 की गणना करते हैं। F1 कितना होगा? देखिए पहले परिणामी बल को निकाल लीजिए। F1 कितना होगा? तो F1 हमारा होगा, देखिए यहाँ पर ये Q है, ये भी Q है। परिमाण निकाल देखिए, तो ये 9 × 10 टू द पावर 9 Q Q, दो से इसका परिमाण, इसका परिमाण, तीनों परिमाण अलग है, लेकिन प्रकृति बस अलग है। जैसे इधर है, इधर है, और ये ऋण है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? Q² अपॉन कितनी दूरी है? माइनस। ठीक है, इसी तरह से मैं F2 निकालता हूँ, तो F2 भी मुझे कितना मिलेगा? तो देखिए 9। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका? Q, क्योंकि ये भी Q है, इसका परिमाण भी Q है, तो Q² अपॉन L²। दोनों बल हमको कैसे मिलेंगे? बराबर। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, F1 बराबर F2 बराबर F, ऐसा भी लिखा जा सकता है। यदि मैं ऐसे लिख देता हूँ तो देखिए परिणामी बल तो किस नियम से निकाल रहे हैं? समांतर चतुर्भुज के नियम से। यदि चाहें तो आप इसको कैसे निकाल सकते हैं? तो एक तरीका और भी, दो तरीके हैं, दोनों तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर परिणामी जब बल निकालेंगे, F रिजल्टेंट निकालता हूँ। ठीक है, F रिजल्टेंट 1 इस पर, किस परिणाम, इस आवेश की बात करते हैं। या फिर नामांकन करना चाहें तो अभी 1 है ना, इसको दे देते हैं 2 और इसको दे देते हैं 3। तो मैंने FR3 मतलब इस आवेश पर जो परिणामी बल है, रिजल्टेंट है, उसको हम क्या लिखेंगे? FR3। तो ये हो जाएगा आपका क्या? तो F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 120। क्यों 120? क्योंकि इसका एंगल कितना है? 120। ठीक है, तो आप लोग ये देख रहे होंगे यहाँ पे कि F1 और F2, अब फिर जैसे मैंने कहा देखो इसका परिमाण निकाला है, इसका आपने परिमाण निकाला, दोनों कैसे? सेम। तो उसको मैंने क्या मान लिया? F। तो यहाँ पर यदि मैं FR3 को क्या लिखूं? F लिख दूं तो क्या हो जाएगा? देखिए F² प्लस F² प्लस 2F² cos 120। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? F² कितना हो जाएगा? 2F², ये हो जाएगा 2F² प्लस 2F² और यहाँ पर क्या हो जाएगा? cos 120। अब cos 120 का मान कितना होगा? तो cos 120 का मान किसको हम ऐसे लिख सकते हैं? cos, याद नहीं है तो ठीक है कोई नहीं, cos 90 प्लस 30, cos 90 प्लस 30 हमारे पास क्या हो जाएगा? माइनस sin 30, है ना, और माइनस sin 30 मतलब -1/2। तो हमारे पास क्या हो गया? देखिए ये ठीक 2F² माइनस ये cos का मान कितना है? माइनस, ये माइनस में यहाँ बदल देता हूँ 2F² अपॉन 2 1/2।
ठीक है। cos 120 का मान -1/2, तो माइनस ये जो यहाँ माइनस लिखता वो माइनस इस प्लस को क्या कर देता, माइनस कर देता। तो हमारे पास ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2f² माइनस क्या हो जाएगा, f²। हमारे पास फाइनल क्या है, ये f² रूट के अंदर f² हमारे पास क्या प्रॉब्लम, मतलब f(r3) यदि हम निकालने जाते हैं हमको क्या मिल जाता है, f का मतलब कितना, तो ये हमको मिल जाएगा 9 × 10⁹ q²/n²। ये यहाँ पर जो इसका परिणामी बल होगा वो कितना हो जाएगा, f(r3) वो हो जाएगा 9 × 10⁹ q²/n²। इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये तरीका हुआ, ठीक है। दूसरा तरीका इसी का निकालने का क्या हो जाएगा, देखिए इसको मैं थोड़ा सा एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए क्या हो जाता है, यदि हम इसको ऐसा ले लें और यदि मैंने इसको इसके समानांतर बनाया है, तो हमको ये मालूम है कि जो समानांतर है ये वाले कोण कैसे होंगे, बराबर, तो ये भी 60 होगा, ठीक है। और हमको ये भी मालूम है कि यदि यहाँ से कोण 60 बना रहा है तो f2 क्या हो जाएगा, cos 60, जिसके साथ अपने पास होता है, ठीक है। और यहाँ पर यदि अपन लेते हैं तो ये देखिए ये कोण और इधर से और इस चीज करते हैं, यदि ये 60 है टोटल 120 है, ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये f1 है, इसको यदि मैं इस डायरेक्शन में इसका क्या निकालूं, प्रक्षेप, क्षैतिज घटक है ना, इसके दो घटक अपन बना सकते हैं। तो ये इसके इस f1 के दो घटक, एक ये और इसका एक अपने पास ये तुम्हारा समकोणीय घटक ऐसे निकालना, ठीक है। इसका समकोणीय घटक तो हमारे पास मालूम है, जिसके साथ कोण थीटा बना होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, f1 cos 60, ऐसा लिख सकता हूँ। तो परिणामी बल क्या हो जाएगा, f(r2) क्या हो जाएगा, f1 cos 60 प्लस f2 cos 60। देखिए क्या हो जाएगा, तो f1 की जगह f cos 60 का 1/2, f2 की जगह f और cos 60 का 1/2, तो f/2 प्लस f/2 कितना मिल जाएगा, f, ये मिलेगा अपना f(r3). इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे, तो यहाँ से कोण बन रहा है, तो हमने बोला, मैंने आपको बताया होगा जिससे कोण बनेगा उसको अपन क्या लिखेंगे, cos, ठीक है। तो f2 cos 60, f1 cos 60, इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर भी देखिए वही कंडीशन बनती है, यदि हम यहाँ पर लेते हैं, देखिए ये, और मैंने इसको देखो ये इधर इसको आकर्षित करेगा, फिर से ये अपने पास परिणाम यहाँ पे होगा। इस तरह से हम फिर से यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, समांतर चतुर्भुज नियम लगाएंगे। तो यहाँ पर इसको मैं क्या ले लेता हूँ, ये f3 है, ये इसको क्या लिखते हैं, fr2, इसको क्या लिख सकता हूँ, fr2। तो यहाँ पर ये भी कितना आएगा, सेम, देखिए ये सेम फोर्स लग रहा है, सेम मतलब ये हमारे पास r3 आ गया, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसी प्रकार समान बलों के कारण f(r2) भी कितना हो जाएगा, f(r3) के बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/4π(q²)/L², ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसके लिए, तो fr2 मतलब किसकी बात कर रही हूँ आप, देखिए ये 10 की, इसको अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा, ये 10 की है, इसको भी ये क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। जब ये दोनों अपनी ओर आकर्षित करेंगे तो परिणामी किस दिशा में होगा, इस दिशा में, परिणामी इस दिशा में होगा। तो फिर एक बात यदि आप चाहें इसको अपन कैसे कर सकते हैं, वही समांतर चतुर्भुज के नियम का प्रयोग लगा सकते हैं, समांतर चतुर्भुज के नियम की सहायता से, ठीक है। या आप चाहो तो यदि इसको मैंने क्या लिखा था, चलो f1 f2 ले लिया था, इसको दे देते हैं f3 और इसको मैं ले लेता हूँ f4। तो यहाँ पर देखिए ये इस स्थिति में ये क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो जो परिणामी होगा वो यहाँ 30 हो जाएगा, यहाँ 30 हो जाएगा, तो f3 cos 30, f4 cos 30, मतलब f3 कितना निकलेगा, ये f3
भी उतना ही निकलेगा क्योंकि परिमाण तो वही है 1/4 q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, है ना। और f4 भी कितना हो जाएगा, तो ये इतना ही हो जाएगा 1/4 इसको अपन क्या लिख सकते हैं 9 × 10 टू द पावर 9, और इसको भी हम क्या लिखेंगे 9 × 10 टू द पावर 9 q स्क्वायर, ये f की जगह l स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर, ठीक है। बस डिफरेंस कहां है, डिफरेंस यहां इस एंगल में आ रहा है, यहां पर कितना है मतलब 120, यहां पर एंगल कितना है 60, ठीक है। तो यहां पर भी अपन परिणामी निकालना चाहते हैं तो और हमको ये भी मान फिर तो नहीं f f4, ठीक है। तो यदि हम इसको अपन क्या लिखते हैं f भी, ठीक। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो परिणामी किससे, तो समांतर चतुर्भुज के नियम ऐसे कई बार यूज होगा, समांतर चतुर्भुज सदिशों के समांतर चतुर्भुज, सदिशों का समांतर चतुर्भुज नियम से, नियम से क्या हो जाएगा, तो f r रूट में आ जाएगा, है ना, f 3 का स्क्वायर f 4 का स्क्वायर प्लस 2f3 f4 cos 60, क्या हो जाएगा cos 60। फिर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सब क्या हो जाएगा, f हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस सबको f लिख सकता हूँ f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos 60 अपन लिखते हैं, ठीक है। f स्क्वायर कितना हो जाएगा 2f स्क्वायर ये भी हो गया, ठीक है। तो हमारे पास f स्क्वायर में भी कॉमन निकाल देता हूँ, सब में से f स्क्वायर कॉमन निकालूंगा तो रूट से बाहर आ जाएगा, सिर्फ f बचेगा, ठीक है। अंदर पे क्या बचा हमारे पास बचेगा 2 + 2 अपने पास ऐसे आ जाएगा तो 1 + 2 cos 60 का वैल्यू कितना होता है, तो cos 60 का वैल्यू हो जाएगा अपने पास 1/2, तो cos 60 का वैल्यू 1/2, तो ये अपने पास 2 प्लस ये हो जाएगा 2 f स्क्वायर तो बाहर आ गया 1/2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा f और 2 एक दूसरे के तो √3, अर्थात हमारे पास कितना हो जाएगा √3, है ना, मतलब इससे लगने वाला बल कितना हो जाएगा √3f, ठीक। तो क्योंकि यहाँ पे आप लिख सकते हैं cos 60 की वैल्यू लिखेंगे 1/2, ठीक है। तो f की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो 9 × 10 टू द पावर 9 क्यूब स्क्वायर फॉर x, इस तरह से हमारे पास ये यहाँ पर कैलकुलेशन होगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इस तरह के सवाल आते हैं तो कैलकुलेट करना है। चलिए इसी में एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, वो क्वेश्चन कैसा रहेगा, मान लीजिए अपने पास समझ में आया, ठीक है। अब इसी तरह से हम देखते हैं एक क्वेश्चन, हाँ इसी क्वेश्चन को वाली मेथड से जो अभी मैंने आपको बताया कि f4 तो यहाँ पे किस डायरेक्शन में ये 30 हो जाता है, f4 30 cos 30, है ना, और यहाँ पर भी आप f4 cos 30 तो क्या हो जाता है परिणामी f क्या हो जाता है f4 cos 30 प्लस f3 cos 30, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस डायरेक्शन में हम लेते f3 का इस डायरेक्शन में क्या लेते हैं, प्रक्षेप लेते या घटक ले लेते हैं, f3 का इस दिशा में घटक कितना होता है cos, या f4 का तो f4 cos 30 क्योंकि ये हम एंगल कितना हो जाता है 30 है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो f4 को मैं लिख सकता हूं cos 30 को क्या लिख सकता हूं √3/2, ठीक है, प्लस f इसको √3/2, तो फाइनली मुझे यहां पर भी क्या मिलता, तो √3f, यहां पर वही चीज होगी, सेम चीज, ठीक है। तो आपकी मर्जी आप कैसे सॉल्व करते हो। फिर एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, देखिए क्वेश्चन ये आ सकता है कि कोई अपने पास स्क्वायर है, ठीक, ये 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसके बीच में यहाँ पर 1 कूलम आवेश रखा
रखा हुआ है। यहाँ दो कूलम आवेश है, यहाँ पर भी 2 कूलम आवेश है, यहाँ ऋण 5 कूलम आवेश है, यहाँ पे ऋण 5 कूलम आवेश है। इस तरह से आ सकता है, ठीक है। और यहाँ 1 कूलम आवेश है, तो हमको ये बताना है कि इस 1 कूलम आवेश पर कुल बल कितना लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये भी धन है ना, ये 1 कूलम आवेश का धनात्मक है, तो देखिए ये ऋण क्या करेगा, इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, ये इस पर इधर बल लगाएगा। ये 5 क्या करेगा, इस पर इधर बल लगाएगा, ठीक है। इसको समझ लेते हैं बच्चा कि ये 5 कूलम आवेश इस 1 पर किधर बल लगाएगा, इस दिशा में लगाएगा। ये ऋण 5 अपनी तरफ लगाएगा। ये धन 2 है, इसको प्रतिकर्षित करेगा किस दिशा में, इस दिशा में बल लगाएगा। ये धन 2 है, तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा किस दिशा में लगाएगा, इस दिशा में। चारों दिशाओं में एक समान फोर्स कार्य एक साथ कार्यरत हो रहे हैं, और एक साथ कार्यरत हो रहे हैं, तो उस 1 कूलम पर, 1 कूलम आवेश पर कुल बल कितना हो जाएगा, कुल बल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह की कोई कंडीशन अपन को देती है तो हम सोच सकते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन करने चाहो तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो। यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 0। तो इस तरह के ऐसे बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चंस होंगे जिसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है और उसको बनाना है, ठीक है। और ऐसे न्यूमेरिकल होंगे तो आप क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, ठीक है। आप कमेंट कर सकते हैं या उस क्वेश्चन में आप पूछ सकते हैं, ठीक।